पहले तो कांग्रेस पार्टी कमज़ोर नहीं है। अभी भी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से ज़्यादा वोट मिला है, ये आपको मालूम होगा। तो 2024 का चुनाव कुछ लोग कह रहे हैं खत्म हो गया वो तो। राम मंदिर सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा कब था? जब अडवाणी जी यात्रा लेकर निकले थे तब कि आज? ये आप बताएं मेरे को। अडवाणी जी के टाइम। उसके बाद कितने चुनाव हुए? ओके, तो ये कैसी लगी थी लाइन आपको जब आपने सुनी थी, अब की बार मोदी सरकार? 14 की लाइन थी ना ये मोदी जी। उससे बेटर मेरे को अच्छे दिन वाली लाइन लगी थी। गारंटी वर्ड तो हमने पहले दिया था शाम में, सबसे पहली बार गारंटी हिंदुस्तान में आया था कांग्रेस के लिए। वहां पे 5 गारंटी दी गई थी, जिसमें गृह लक्ष्मी गारंटी जो भी कर्नाटक में चल रही, पहली बार वहां प्रपोज की थी। जो अब मोदी जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, नहीं वो एक घटना आई थी ना डोटासरा जी के साथ, बोले नो, आई लाइक व्हेन यू से नो टू मी, नॉट से यस टू मी। बहुत पैसा भी है। नहीं, पैसा तो डिजाइन बॉक्स अकेली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे हर प्रकार की रेड हो चुकी है। पैसे वाला मैटर तो अब आप समझ ही ले सकते हैं क्या है। अगर बीजेपी से ऑफर आएगा तो काम करेंगे उनके लिए? देश का बेस्ट स्पीकर आप किसे मानते हैं, सबसे अच्छा बोलने वाला? बेस्ट प्रवक्ता आप किसे मानते हैं अक्रॉस पार्टीज? देश का सबसे प्रॉमिसिंग लीडर किसे मानते हैं, जिसका फ्यूचर ब्राइट लगता हो? ओके, नरेंद्र मोदी को 10 में से कितने नंबर देते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर या कैंपेनर के तौर पर, जैसे आप चुनना चाहें? राहुल गांधी को कितने मार्क्स देंगे एक कैंपेनर के तौर पर? प्रियंका गांधी? An IPO which never came. अमित शाह? Prime Minister in waiting. आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू देश के जाने माने पोल स्ट्रेटेजिस्ट, चुनावी रणनीतिकार नरेश अरोड़ा का। नरेश अरोड़ा को आप कांग्रेस के चाणक्य के तौर पर भी जानते होंगे। हो सकता है आपको ये इंट्रोडक्शन जो मैं आपका दे रहा हूं एग्जैजरेटेड लगे, ज्यादा लगे, लेकिन विश्लेषक बहुत सारे और बहुत सारे जो मीडिया कमेंटेटर्स हैं वो यही कहते हैं कि कांग्रेस ने हाल के दिनों में जो बढ़िया स्ट्रैटेजीज बनाई, बहुत अच्छे कैंपेन चलाए, कुछ जगह जीत भी हासिल की, उसमें नरेश अरोड़ा का एक बहुत अहम योगदान था। चाय वाला इंटरव्यू में बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू मानक जी, हाउ आर यू? अभी मान लीजिए आप राहुल गांधी के सलाहकार हैं, पोल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। अब लोकसभा इलेक्शन में 3 महीने बचे हैं, क्या सलाह देंगे आप राहुल गांधी को? देखिए, उनके पास बहुत सलाहकार हैं पहले, बट आपने क्योंकि सवाल पूछा है, तो मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले वोटर्स को नैरेटिव सेट करने की आवश्यकता इमीडिएटली है कि वो कांग्रेस को वोट क्यों करें। अगर कांग्रेस को वोट करने का जब तक नैरेटिव सेट नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव प्रचार के अंदर जो भी मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिसमें से एक मुद्दा न्याय का था, उस न्याय के अंदर 72,000 रुपये सालाना मिलना कोई छोटी बात नहीं है। वर्ल्ड ओवर बहुत बड़ा उसके बारे में चर्चा हुई, बट लोगों तक पहुंच नहीं पाई बात, या जिस तरह से पहुंचनी चाहिए थी नहीं पहुंच पाई। उसके अंदर उसका समय का अभाव था, प्रचार का अभाव था, जिस भी चीज़ का अभाव था। अगर आज कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का आप मान के चलिए एक लालच या कारण देना चाहती है वोटर को वो अपने लिए वोट करने के लिए, तो उनको नैरेटिव इमीडिएटली आउट। न्याय आपको लगता है एक अच्छी स्कीम है जिस पर 24 का चुनाव लड़ा जा सकता है? देखिए, आप ये मानिए कि चाहे आज जो पार्टी सत्ता में है उसका भी एक वेलफेयर मॉडल है, और राजस्थान के अंदर तो हम वेलफेयरिज्म मॉडल बहुत नज़दीक से देख के आए हैं, उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन भी किया हमने। तो वोटर चाहता है कि जब मैं वोट पोलिंग बूथ पे जाऊं और मैं बटन दबाऊं, उसको मालूम होना चाहिए मुझे क्या मिलने वाला है, वो किस पार्टी के लिए वोट डाल रहा है। और जितनी मर्जी चर्चा बीजेपी के आसपास होती है कि 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, वोटर समझदार है। वोटर हर प्रकार का वोट करता है। किसी को नेशनलिज्म की वोट करनी है, किसी को इंडिविजुअल वेलफेयरिज्म की वोट करनी है। तो 72,000 रुपये जो न्याय का जो फॉर्मूला पिछली बार सुझाया था कांग्रेस पार्टी ने, मैं समझता हूँ उसमें बहुत दम है, बट उसको लोगों के साथ रेजोनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर उसकी क्रेडिबिलिटी का जो है वो फैक्टर आना बहुत जरूरी है। खुद ही देख लीजिए, जैसे ये वेलफेयर स्कीम्स हैं, सारे स्टेट्स में बीजेपी कांग्रेस की जो प्रोमिसेस थे ऑलमोस्ट सेम थे। सिलेंडर 450 का, 500 का, ये भी देंगे वो भी देंगे। सिलेंडर 450 का सिर्फ राजस्थान में प्रॉमिस किया गया था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बाकी स्टेट्स में भी था 500 देंगे, इतने का देंगे। ये आपको पर बीजेपी का जो प्रॉमिस था या गारंटी, वो लोगों ने माना, कांग्रेस का नहीं माना। बीजेपी ने पहली बात तो गारंटी पहली बार दी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नहीं दी, छत्तीसगढ़ में नहीं दी, कर्नाटक में नहीं दी। बीजेपी को गारंटी देनी पड़ी राजस्थान के अंदर। वो इसलिए देनी पड़ी कि वहां के जो वेलफेयरिज्म मॉडल था, जहां पे 500 रुपए का सिलेंडर अशोक गहलोत ने देना शुरू किया, उस अशोक गहलोत के 500 के सिलेंडर के कारण वहां पे बीजेपी को 450 का सिलेंडर अनाउंस करना पड़ा, जो
कुछ दिन पहले मैं पार्लियामेंट में देख रहा था कि वहाँ पे बताया गया कि 450 का सिलेंडर हम पूरे हिंदुस्तान में नहीं देने वाले। ये राजस्थान की बात है, राजस्थान की आप सरकार से पूछिए, तो उनको वो देना पड़ा। तो जो आपने सवाल पूछा कि वेलफेयरिज्म का मॉडल यहाँ 72,000 वाली स्कीम अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, बट उसका लोगों के साथ रेजोनेशन कराना जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि स्कीम से उनको क्या फायदा होने वाला है। कह रहा हूं, लोग मोदी पर विश्वास करते हैं। मोदी कह देते हैं कि मैं किसानों को 12,000 दूंगा, लोग उसको मान लेते हैं। राहुल गांधी कहते हैं मैं 72,000 सबको दूंगा, कोई उनको मानता नहीं है। नहीं, राहुल गांधी नहीं बोला था कि वहां पे आपको 2,000 रुपया मिलेगा पर मंथ, ये जो गृह लक्ष्मी गारंटी है कर्नाटका में, वो राहुल गांधी ने बोला था, उसी पे वोट पड़ा है। तो ऐसा नहीं, और आज वहां कर्नाटक की सरकार दे भी रही है। जो कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, प्रियंका गांधी ने वहाँ पे ये गृह लक्ष्मी जो गारंटी थी जिसमें 24,000 रुपये सालाना देने की बात है एक महिला को, गृहिणी को, वो उन्होंने अनाउंस किया था, और अनाउंस किया था तो आज वहाँ पे डिलीवर हो रहा है। वहाँ पे फ्री बस सर्विस की बात थी कर्नाटक में, वो राहुल गांधी ने अनाउंस किया था, तो वहाँ पे आज दी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि विश्वास की कमी है, जो जहाँ तक जनता तक पहुँचने की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और हर प्रदेश के अंदर समस्याएं अलग हैं, कुछ ज़रूरतें कॉमन है, कुछ समस्याएं अलग हैं। अब उनके साथ उन बैठने की, उनको बात पहुंचाने की, ये जो हमारे को जो ये कोशिश है कांग्रेस पार्टी को, ये करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक बात पहुंचेगी नहीं तब तक उस पर विश्वास है या नहीं है बाद में पता चलेगा। करेक्ट। कांग्रेस आज इतनी बुरी स्थिति में जो है नेशनल लेवल पर, 2-3 स्टेट्स में गवर्नमेंट रह गई, लोकसभा में 50-52 MP रह गए। आपके हिसाब से क्या कमजोरी है कांग्रेस पार्टी की जो इतने बुरे हालत में आज? पहले तो कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। अभी भी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से ज्यादा वोट मिला है, ये आपको मालूम होगा। दूसरी बात, जहां तक बात है कमी की, देखिए मैं क्रिकेट एनालॉजी में बात बताता हूं, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट पे प्रति मेरी दिलचस्पी, और आपके दर्शकों में भी क्रिकेट देखने वाले बहुत लोग होंगे। एक दौर था टेस्ट मैच होते थे 6 दिन के, बीच में एक दिन छुट्टी हुआ करती थी कि रेस्ट डे होगा, फिर वो टेस्ट मैच हुए 5 दिन के, फिर 50 ओवर मैच होते थे। 50 ओवर मैच में सुनील गावस्कर पूरी इनिंग 50 ओवर बैटिंग करते थे, 32 रन बना के बाहर आते थे। रूल बदले, उसके बाद सचिन तेंदुलकर, जयसूर्या आए ओपन करने, पावर प्ले आए, रूल्स बदलते रहे। गेम वही है, खेली आज भी बल्ले और बैट के साथ जाती है, अब बल्ले और गेंद के साथ जाती है, वो रूल बदलते रहे। आज जो चुनाव का माहौल है उसके अंदर रूल्स रोज नए लिखे जा रहे हैं, उसके अंदर कम्युनिकेशन के माध्यम इतने बढ़ गए हैं कि उसके रूल्स रोज लिखे जा रहे हैं। लोगों की एस्पिरेशंस ये रोज चेंज हो रही हैं। ओपन वर्ल्ड है, पहले घर में एक अखबार आती थी, घर का सबसे बड़ा आदमी अखबार पढ़ता था और बताता था कि ये हिंदुस्तान में सही हो रहा है, ये हिंदुस्तान में गलत हो रहा है, अपनी समझ से। पूरा परिवार उसको मानता था, उस हिसाब से वोट करता था। आज हर एक के पास खुद के पास इंफॉर्मेशन का फ्लो है, जितनी इंफॉर्मेशन ज्यादा उतना उसका एम्पावरमेंट। घर के 4 लोग 4 पार्टी को वोट भी डालते हैं यूपी में, बहुत डेटा इसके लिए भी। आज उस एस्पिरेशन को, उस इंफॉर्मेशन के जो आज जो दौर है, उसको यूज करने की आवश्यकता ज्यादा है ताकि लोगों तक बात हो सके। और एक बात और जो मैं समझता हूं कि बाकियों से बेटर जो बीजेपी करती है, वो ये करती है कि आप जिस वोटर से बात कर रहे हैं, आप उसके इंटरेस्ट ओरिएंटेड बात करते हैं। मान लीजिए मेरी क्रिकेट में दिलचस्पी, जिसमें मैंने अभी एनालॉजी दी, मेरे से क्रिकेट ओरिएंटेड बात की जाएगी ताकि मेरा इंटरेस्ट उसमें बना रहे। बिकॉज हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में जनरली इंटरेस्ट नहीं होता लोगों को। हिंदुस्तान के डाइनिंग टेबल पर रात को चर्चा में पॉलिटिक्स का जिक्र नहीं होता, लोगों को अपनी जरूरतों का जिक्र होता है। छुट्टी पे जाना है, स्कूल के बच्चों की फीस है, शादी ब्याह आ रहा है घर में, पॉलिटिक्स बहुत लास्ट में डिस्कस होती है। और आप उस दौर में अपना पॉलिटिकल पॉइंट ड्राइव करना चाह रहे हैं, तो आपको ये रोज अपने आप को इनोवेट करके ही बात लोगों तक कैप्चर कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके नहीं, लोग उसको नहीं देखते, उसको पास करते हैं, फिर आगे अखबार पढ़ते हैं, अगर पढ़ते भी हो तो 2024 का चुनाव कुछ लोग कह रहे हैं खत्म हो गया। वो तो ये 3 रिजल्ट आए, अभी बीजेपी जीत गई, कांग्रेस तेलंगाना जीत गई, अब 24 में तो कुछ होने वाला है नहीं, बीजेपी आ रही है, आएगा तो मोदी ही, तमाम तरह चल रहा है मोबाइल पे सबके। असेसमेंट है आपका? वर्ल्ड कप में 10 टीमें जाती थी पहले, अब 12-13 हो चुकी हैं, जिसमें एक टीम जिम्बाब्वे भी होती थी और ऑस्ट्रेलिया भी होती थी। मैच उनके भी कराए जाते थे और उसके अंदर भी उलटफेर होते थे। चुनाव तो चुनाव है, तो चुनाव का जब निर्णय आएगा तब मालूम पड़ेगा क्या हुआ है। डेफिनेटली मोमेंटम अभी बीजेपी के साथ दिखता है, पर कांग्रेस पार्टी भी मजबूती से लड़ने की कोशिश कर रही है। एक तरफ बीजेपी अपना एजेंडा पुश कर रही है, तो 2 आइडियोलॉजीज, 2 एजेंडास की लड़ाई होगी। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी 12-12.5 करोड़ वोट लेके आई है, उसके पिछली बार भी लेके आई थी जब बिल्कुल वन साइड वेव थी। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस को वोट डालना नहीं चाहते लोग, या लोग डालने वाले हैं नहीं। कांग्रेस को मेहनत और करने की आवश्यकता है और 24 घंटे मेहनत करने की जरूरत है। पर अकेले तो कांग्रेस पार्टी लड़ नहीं पाएगी। क्या इंडिया अलायंस अगर एक सीट पर एक उम्मीदवार देता है, ज्वाइंट कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ, आपको लगता है कुछ फाइट हो जाएगी? मैं नहीं मानता। आपने कुछ डेटा ऐसा? मैं ऐसा मानता नहीं हूं, क्योंकि आपके पास कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में 2-3 एग्जांपल्स हैं। मायावती और अखिलेश यादव का पिछली बार अलायंस हुआ था,
आपने देख लिया उसका रिजल्ट क्या आया। इसी तरह से और भी काफ़ी अलायंसेज आसपास में ऐसे हुए। उसमें उससे पहले कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ था। क्या सिचुएशन हुई, कांग्रेस पार्टी कितने नंबर पे पहुंच गई। वोट ट्रांसफर इतना आसानी से नहीं होता। दोनों पार्टीज या कोई भी दो पार्टीज जब लड़ती हैं, ये अलायंस बहुत लंबे टाइम पे पहले होने चाहिए, ताकि नीचे जाके आप पहले तो पार्टी खुद के नेताओं को समझा सके, नेता नीचे जाके अपने वर्कर को समझा सके, फिर वर्कर जाके पब्लिक को समझाता है। ये लंबी चेन होती है और ये कम्युनिकेशन रोज नहीं होती है। ये कम्युनिकेशन के भी माहौल बनाए जाते हैं, तो समय चाहिए होता है। इंडिया अलायंस बनना अच्छी बात थी। देर कर दी क्या? मेरे ख्याल से थोड़ा देर चल रहे हैं और अभी और देरी लगती मुझे होगी। बट कम्युनिकेशन अभी भी एक चीज इनको कॉमन ये करनी की मेरी जो समझ कहती है कि नैरेटिव कॉमन होना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता को पता होना चाहिए कि अगर वो बीजेपी के लिए वोट नहीं कर रहे और दूसरी पार्टी के लिए या दूसरे अलायंस के लिए वोट कर रहे हैं, तो उनको क्या मिलने वाला है। करेक्ट। अब देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा आ गया, पूरे देश में बीजेपी इसको भुनाने के लिए एकदम स्टार्ट हो गई है, पूरा कैंपेन शुरू हो गया है। इसकी कोई काट है, कोई ऐसी कोई एक स्ट्रैटेजी जिससे ऑपोजिशन इसको मुद्दे को न्यूट्रलाइज कर सके, अगर एकदम से इसका मुकाबला कर सके किसी तरह? मानक जी, आप इतने, मैं वेटरन तो नहीं कहूँगा क्योंकि आप वैसे यंग हैं, बट आपने जर्नलिज्म बहुत लंबे समय से किया है। राम मंदिर सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा कब था? जब अडवाणी जी यात्रा लेकर निकले थे तब, कि आज? या आप बताएं मेरे को। अडवाणी जी के टाइम। उसके बाद कितने चुनाव हुए? क्या हर चुनाव बीजेपी जीती? क्या कांग्रेस कभी चुनाव नहीं जीत पाई? क्या बीच में सरकारें नहीं बदली? हर आदमी अपनी स्ट्रेंथ पे बैटिंग करता है। आप अपने स्ट्रेंथ, वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, ऑपोजिशन को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। अब ऑपोजिशन सामने वाले की स्ट्रेंथ सोच के धराशायी होकर बैठ जाएगी, तो ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ क्या है? मुद्दे? ऑपोजिशन कहती है कि हम सेकुलर फ्रंट हैं। ऑपोजिशन कहती है कि हम रोजगार पे बात करना चाहते हैं। ऑपोजिशन कहती है कि हम गरीब की बात करना चाहते हैं। ऑपोजिशन कहती है हम जातिगत जनगणना में बात करना चाहते हैं। तो ऑपोजिशन अपने एजेंडा पे पूरा प्ले करे। ऑपोजिशन दूसरे एजेंडे के ऊपर क्यों जाए? कुछ लोग कहते हैं नरेश के ये पोल स्ट्रैटेजिस्ट जो होते हैं, चुनावी रणनीतिकार, ये ओवररेटेड होते हैं। जिस नेता को जीतना होता है ना, वो जीत ही जाता है। जिसके पक्ष में माहौल होता है वो जीत ही जाता है। जैसे कहते हैं कि 2014 में मोदी को जीतना ही था, जीत गए। 19 में जीतना था, जीत गए। आपको भी लगता है पोल स्ट्रैटेजिस्ट का रोल कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है? पहले तो ये वर्ड गलत है मेरे हिसाब से। पोल स्ट्रैटेजिस्ट, ये जो भी लोग ये काम करते हैं, मान लीजिए हम ये काम करते हैं, हमारा रोल इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का है। देखिए, मान लीजिए हमने काम किया अशोक गहलोत जी के साथ, डीके शिव कुमार के साथ, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, वीरभद्र सिंह के साथ। ये 4 जनरेशंस का मैंने नाम आपको गिना दिए। अब ये 4 जनरेशंस में से वीरभद्र सिंह जवाहरलाल नेहरू के साथ भी एमपी थे, राहुल गांधी के साथ भी एमपी थे। अब उनको नरेश अरोड़ा क्या सिखा सकते हैं आगे? नरेश सिर्फ ये बात बता सकते हैं कि आज के माहौल में आपकी कही जाने वाली बात किस तरीके से लोगों तक बेटर पहुंच सकती है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जनरली लूज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। कोई किसी का मतहत तो होता नहीं, कोई किसी को सैलरी तो दे नहीं रहा, कोई सीईओ सिस्टम तो चल नहीं रहा। उन सब लोगों को एक अम्ब्रेला में लाना, सबको एक बात कहने के लिए प्रेरित करना, ऑर्गेनाइज करना, हमारा काम ऑर्गेनाइज करने का है। उस दौरान जब रिसर्च होती है, उसके अंदर कुछ नए पॉइंट्स ऐसे निकल के आते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लोग अपने अपने स्वार्थ से भी जुड़े होते हैं। सबसे पहली बात होती है, किसी भी पार्टी में हो, पहले अपना खुद जीवित रहेंगे तो आगे किसी को लेके जा पाएंगे। अब जो हम जैसे लोग जब बीच में आते हैं, जो और लोग ये काम करते हैं बीच में आते हैं, तो वो ये देखते हैं कि भी सब लोगों के इंटरेस्ट कॉमन करके कैसे बात आगे बढ़ सके। क्योंकि जनरली ये काम पहले नेता लोग खुद कर लेते थे। अब कम्युनिकेशन इतनी बढ़ गई है कि वो अगर 10 मिनट फोन लेके बैठ जाएं तो उनका दिमाग उसी में चलने लग जाएगा, ट्विटर पे क्या चल रहा है, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, फेसबुक क्या चल रहा है। तो हम लोग इसको सबको टेबल पे लाके रखते हैं। फाइनल कॉल लीडर की है, फाइनल कॉल लीडर को ही लेनी चाहिए, क्योंकि नेता वो हैं, राज उन्होंने करना है, वोट उनके नाम पे पड़ रहा है, हम तो बैक सीट है। हमारा काम है इसको प्लानिंग देखना कि कैसे शुरू करते हैं? पहले डेटा रिसर्च। अब पहले रिसर्च का पार्ट रहता है। ठीक है, आप रिसर्च करें ग्राउंड पे, आप सेकेंडरी रिसर्च करें, आप टर्शरी रिसर्च करें। उस सब रिसर्च से आप जो इनपुट्स निकाल के लाएं, उसके बेसिस के ऊपर आप एक प्रॉब्लम शीट बनाएं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनके सोल्यूशन होने चाहिए। पहले तो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होनी जरूरी है कि भाई हमारे को क्या चीजों में कमी दिख रही है। जब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होगी तो उसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, जब उसकी भी एक लिस्ट दी जाती है। कुछ चीजें किसी को सूट कर सकती हैं, कुछ चीजें किसी को पर्सनैलिटी को ही सूट नहीं करती हैं। राइट। कुछ चीजों में किसी को संकोच अपने इतिहास से रहता है, किसी की पार्टी की आइडियोलॉजी उसको सपोर्ट नहीं करती, तो उसके सोल्यूशंस ऑप्शंस टेबल पर रखे जाते हैं। फिर पार्टी उस पर एक विमर्श करती है। उसके बाद एक निर्णय होता है कि हाँ ये स्ट्रैटेजी अब फाइनल है। अब उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन चालू होती है। उस एग्जीक्यूशन, क्योंकि एन आइडिया इज ओनली एज गुड एज इट एग्जीक्यूशन। आइडिया अच्छा है, एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं है तो आइडिया फेल। और आइडिया अगर सब स्टैंडर्ड भी है, उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी है तो आइडिया हिट।
तो उसकी एग्जीक्यूशन रहती है, उस एग्जीक्यूशन के दौरान भी रिसर्च रहती है। अगर हमने मान लीजिए कोई कैंपेन लॉन्च किया, फॉर एग्जांपल महंगाई राहत कैंप लॉन्च हुए राजस्थान के अंदर, तो उसकी पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनी कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब जमीन पर लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कि मान लीजिए अशोक गहलोत 4 साल से वहां पे अच्छी स्कीम चला रहे थे, अच्छे बजट दिए थे, लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए, पता भी होना चाहिए कि बताया किसने है और लाभ पहुंचे भी, और फिर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि ब्यूरोक्रेसी भी ट्रांसपेरेंट रहे, क्योंकि एग्जीक्यूशन ब्यूरोक्रेसी को करनी है, क्रेडिट पोलिटिकल पार्टी को लेना है और फायदा लोगों का होना है। तो 3-4 चीजों का उसमें क्या मिश्रण होगा। ओके। अब उसके बाद जब आप फिर एग्जीक्यूट करने वालों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि जो महंगाई राहत कैंप पे आए वो कल को गाली देता हुआ नहीं जाना चाहिए था। तो वो जो आए उसका एक्सपीरियंस, उसकी आवभगत इस तरह से हो कि सामने वो लगे कि हाँ मेरे को बुलाया गया है, इज्जत से बुलाया गया और मेरा इज्जत से काम किया गया, जाके किसी पे एहसान किया गया। ऐसा नया ही आइडिया था ये महंगाई राहत कैंप भी। बताइए, रूलिंग पार्टी अपने ही स्टेट में महंगाई राहत कैंप लगा रही है। बहुत इसके लिए बोल्ड और एक आई वुड से रिस्क प्रोपोजिशन वाली बात थी कि आप एक प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट करके उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। और क्योंकि देखें आप कभी भी और एट द सेम टाइम आप जो लोग आ रहे हैं कैंप में उनको ये भी बता रहे हैं, देखो जो ये केंद्र सरकार की वजह से महंगाई है, हम आपको राहत दे रहे हैं। वो बोलने वाली एक बात तीर नहीं दो है। निशाने। वो बोलने वाली बात नहीं थी कि महंगाई तो थी, कोई बात नहीं, कह नहीं सकता महंगाई नहीं है। अब महंगाई से राहत देने के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है, ये 10 गारंटी कार्ड है, ये 10 गारंटी हम आपको दे रहे हैं, इंस्टेंट इसकी चालू होगी। कितना % आप कंट्रीब्यूशन मानते हैं किसी नेता की पार्टी की जीत में पोल स्ट्रेटजिस्ट्स का? आप कह रहे हैं मैनेजमेंट होता है, और डिपेंड करता है कि किसको क्या कितना % मैंडेट मिलता है। अगर मैंडेट मान लीजिए एंड टू एंड है तो आप मान लीजिए उसका 10-15% रोल होगा। अगर मैंडेट उससे कम है, क्योंकि आप देखें अगर राजस्थान की बात करें 200 सीट्स हैं, 200 उसके अंदर एमएलए हैं, 200 विधायकों ने चुनाव लड़ना है, विधायकी का चुनाव लड़ना है, उनकी खुद की भी वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनकी खुद की भी रिलेशनशिप्स हैं, फिर स्टेट नैरेटिव है, सेंट्रल लीडरशिप है, बहुत लोग लगते हैं इसमें। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन या एक आदमी के बैठने से चुनाव नहीं होता। हाँ, डायरेक्शन दी जा सकती है, बट एक्सेप्ट करके उसके बाद एग्जीक्यूशन तो सबको मिलकर करना है। ये 8-10 साल 12 साल पुराना ही है ना ये पोल स्ट्रेटजी का, ये बिजनेस जो एक नया इंडिया में शुरू हुआ है, और प्रशांत किशोर ने ही शुरू किया है ना मेरे ख्याल से। हिंदुस्तान में इतना ही है, बाकी दुनिया में तो बहुत टाइम में तो बहुत देर से चलता है कि मैनेजमेंट होनी चाहिए, और मैनेजमेंट पहले भी पार्टीज करती थी, बट वो कि भाई खुद करती थी, प्रोफेशनली नहीं होता था कि भाई आप सब लोग ऐसे करें। पहले सिर्फ कैंपेन का मतलब होता था पब्लिसिटी, वो जाओ ऐड बना के ले आओ, तो वो उसी को मान लिया जाता था कि ये कैंपेन इन्होंने किया है। बट वो ऐड में मुद्दा क्या होगा पार्टी देती थी, पार्टी को पता होता था, पार्टी के नेता आपस में बैठते थे कि ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे हमारे को ये पॉजिटिव एजेंडा देना है, इन मुद्दों पे हमें अटैक करना, वन लाइनर दो, ऐड दो, नारा भी दो, स्लोगन भी नारा दीजिए, पर वो मुद्दे कौन लाता है? जब मुद्दा ही नहीं पता होगा तो आप जितनी बजे ऐड बना लें। तो वो कोई तो मैनेजमेंट करता था। अब क्योंकि संचार के माध्यम बढ़ गए हैं, युवा और ज्यादा इस टाइम पे सचेत हैं राजनीति को लेके, जो पहले नहीं हुआ करता था। तो आपके एक्सपीरियंस में ये स्टार्ट वहीं से हुआ था ना, प्रशांत किशोर ने जब ये शुरू किया था, उसके बाद ही ये धीरे धीरे ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। और 2010-12 के आसपास, जब 12 में चुनाव थे गुजरात के, 2010-11 के आसपास से काम मेरे ख्याल से शुरू हुआ था। और पहला बड़ा चुनाव जिसमें किसी पोल स्ट्रेटजिस्ट ने बड़ी भूमिका निभाई हो, वो शायद 2014 ही था, ऐसा कहते हैं। उसका बहुत श्रेय प्रशांत किशोर को दिया जाता है, अब की बार मोदी सरकार, उस नारे को भी ऐसा कहते हैं, जो कि अब आ गया है, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। सुना है आपने ये लाइन? ये बीजेपी ने कल ही दी, बीजेपी ने थोड़े दिन से मैं राजनीति से थोड़ा सा दूर रह रहा हूँ, क्योंकि 3 साल हो गए लगातार काम करते हुए, तो थोड़ा सोचा कि ब्रेक लेके दोबारा रिफ्रेश होकर बात करेंगे। ओके, तो ये कैसी लगी थी लाइन आपको जब आपने सुनी थी, अब की बार मोदी सरकार? 14 की लाइन थी ना ये मोदी जी? उससे बेटर मेरे को अच्छे दिन वाली लाइन लगी थी, बिकॉज उसमें पॉजिटिव एजेंडा था, और पॉजिटिव अच्छे दिन आने वाले, पॉजिटिव हेडलाइंस गेट यू वोट्स, एंड पॉजिटिव कैंपेन्स गेट यू वोट्स, एंड नेगेटिव कैंपेन्स गेट यू हेडलाइंस। तो पॉजिटिव कैंपेन थी, अच्छे दिन आने वाले हैं, फील गुड फैक्टर होता है, लोगों को लगा अच्छे दिन में क्या होने वाला है, ये लोगों की चर्चा कम थी, क्योंकि मान के चलते हैं लोग कि भाई, क्योंकि सत्ता से सबको दुश्मनी होती है। जो आदमी चेयर पे बैठा है, आप अपनी कंपनी की सीईओ, सब शिकायत लेके आपके पास आने वाले, क्योंकि आप पावर में। तो जो भी आदमी सत्ता में रहता है, शिकायत उससे रहती है, और अगर वो आदमी का प्रतिद्वंदी या वो आदमी खुद कुछ पॉजिटिव बात करेगा, तो उसके वोट मिलने के चांस बेटर रहते हैं। आपने प्रशांत के साथ काम किया? नहीं, कभी इंटरेक्शन कोई है? हम कभी मिले भी नहीं आज तक। अच्छा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सुनील कानूगोलू का नाम भी लिया जाता है जी।
वो भी कुछ काम करते हैं कांग्रेस, शायद वो तो कांग्रेस के एक मेंबर ही हैं। कांग्रेस की पार्टी के मेंबर हैं वो। हाँ। तो वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के वो मेरे ख्याल ऑफिस बेरर हैं शायद। हाँ, और वो भी बहुत काम इसी तरह का संभालते हैं जी। तो कैसे आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, अगर एक ही जगह मान लो दोनों को लगा दिया जाए तो? अभी तक तो ऐसा कुछ संजोग नहीं बना। कर्नाटक में हम काम कर रहे थे 2 साल से, तो वो भी कर्नाटक में वहाँ पे थे, तो कुछ आइडियाज़ एक्सचेंज जहाँ पे ज़रूरत होती थी किए जाते थे। जो अच्छे आइडियाज़ होते थे वो एक्सेप्ट करते थे, जो हमारे को अच्छे आइडियाज़ लगते थे हम भी एक्सेप्ट करते थे। ओके, तो आप DK शिव कुमार के लिए वहाँ पर काम कर रहे थे? वो पीसीसी प्रेसिडेंट थे वहाँ पे तब भी, अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने हमारे को 2 साल पहले इंगेज किया था। तो बाद में पार्टी और भी लोगों को लेके आई, तो फिर डिस्कशन रहती थी मिलके। ओके, आपको अपनी टीम की कोई लाइन, कोई नारा जो सबसे अच्छा लगता हो अभी तक? जैसे आपने कहा अच्छे दिन आपको पसंद था, वो तो शायद प्रशांत किशोर के टाइम का ही था। अब वो 2014 की कैंपेन 14 की कैंपेन का था, अब की बार मोदी सरकार और ये अच्छे दिन। और आपको अपना कोई लाइन ऐसा है जो बहुत पसंद आया, यार ये हमने अच्छा किया? मेरे ख्याल राजस्थान में ये जो महंगाई राहत कैंप वाला जो लाइन था, वो लाइन एक, उसके अलावा उसके पहले भी एक बजट के दौरान भी एक लाइन थी, मेरे को अब ध्यान नहीं आ रही है, बट ये राजस्थान में 1-2 चीज़ें काफ़ी ऐसी। और गारंटी वाला जो आप कह रहे हैं? गारंटी वर्ड तो हमने पहले दिया था असम में, सबसे पहली बार गारंटी हिंदुस्तान में आया था कांग्रेस के लिए। वहाँ पे 5 गारंटी दी गई थी, जिसमें गृह लक्ष्मी गारंटी जो भी कर्नाटक में चल रही, पहली बार वहाँ प्रपोज की थी। जो अब मोदी जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, तो ये अच्छी बात है कि गारंटी वर्ड पे विश्वास सबका बढ़ गया है। पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं सबसे पहले मैंने यूज किया था, कांग्रेस बीजेपी ने चुरा लिया। कोई भी कुछ कह सकता है, तो जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो गारंटी अगर सभी देने लगे तो लोग मानेंगे किसकी, जिस पर ज्यादा विश्वास होगा? जो बेहतर बता पाएगा, जिसकी गारंटी में सच्चाई ज्यादा दिखेगी। सच्चाई देखने के लिए ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखा जाएगा। ट्रैक रिकॉर्ड तो जब अगर ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड की बात हो, तो जो आदमी एक बार सत्ता में आ जाए वो दोबारा सत्ता से बाहर ही नहीं जा सकता, या दूसरा आदमी सत्ता में नहीं आएगा। ये तो विश्वसनीयता की बात तो आपके बताने और समझाने के तरीके पे भी है, और दूसरे आदमी की भी कितनी, क्योंकि अगर किसी दूसरी पार्टी ने भी आपको गारंटी दी है, उसकी भी तो प्रामाणिकता देखी जाएगी टाइम में। 450 का सिलेंडर राजस्थान में बताया गया कि मिलेगा, अगर राजस्थान में 450 का सिलेंडर वो देते हैं 500 के सामने, तो अच्छी बात है। आजकल सारी पार्टियां करती हैं क्या इस तरह से, पोल स्ट्रेटेजिस्ट को हायर करती हैं क्या? जहाँ तक मैं मानता हूँ अभी का दौर की ये मांग है कि आपका काम कोई देख सके, क्योंकि सब मानते हैं प्रोफेशनल एक्सपर्ट देख सके। देखिए अब सिंपल सी बात है, ट्विटर पे अब सब राजनेता है, 99% राजनेता है, हर आदमी कोई ना कोई ग्राफिक बना के डालते हैं, कोई वीडियो बना के डालते हैं। मैं सिंपल बात बता रहा हूँ, अब उसकी सक्षमता नेता की खुद की तो होने के चांस कम है ना, कि वो खुद वीडियो एडिट कर रहे हैं, उसके लिए उनको कोई आदमी चाहिए जो वो करके देगा। तो इसी तरह से बाकी चीज़ों में जब एक चीज़ की आवश्यकता रहती है तो दूसरी चीज़ आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, तो फिर टीम बन जाती है। और मैं तो चाहता हूं कि इस पे चर्चा और होनी चाहिए, इस पे चर्चा होती नहीं है, इस टॉपिक पे चर्चा नहीं होती। उसका नुकसान क्या है कि आज बहुत युवा हैं, जर्नलिस्ट बैकग्राउंड से निकलते हैं, डिजिटल बैकग्राउंड से निकलते हैं, उन सब के पास ये जो एरिया ऑफ वर्क है वो बढ़ता है। अगर इसको फॉर्मलाइज किया जाए, इस पर लोग ओपनली एक्सेप्ट करें, इसके बारे में बात करें, श्रेय दें। श्रेय देने से आदमी बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। अगर किसी को श्रेय दिया जाए तो आदमी उस पर बड़ा ही दिखेगा। अगर वो श्रेय दे, ओपन एक्नॉलेजमेंट करें कि हाँ इस चुनाव में हमने XYZ की मदद ली थी, हमें अच्छा अनुभव रहा, कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आपको कि हमें जिता दिया इसने, कोई नहीं जिता सकता ना ही कोई जिता सकता है, ना कोई हरा सकता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स रहता है कि हाँ ये अच्छा रहा अनुभव। अब उस अच्छे अनुभव में उनके साथ जो लोग जुड़े, क्योंकि अगर आपके सामने मैं बैठा हूँ तो मेरे पीछे 1000 आदमी और भी बैठा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ। मेरे साथ मेरी पार्टनर है, उनके साथ वो अलग काम देखती हैं, अगर वो काम वो नहीं देख रही हो तो मैं, हो सकता है कि मैं यहाँ बैठा ही नहीं हूँ। तो ये सब बातों का अगर इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, क्योंकि आने वाले समय में ये कम नहीं होने वाला। हिंदुस्तान में हर 8 महीने में चुनाव का साइकिल है अभी तक, आगे क्या होगा हमें नहीं मालूम है। बट क्योंकि चुनाव पंचायत स्तर से लेकर पार्लियामेंट स्तर तक होते हैं, पार्लियामेंट की सीट बढ़ने वाली हैं, राजनेताओं को आज सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है, उनको हर तरह से इक्विप्ड होना पड़ता है, उनको स्पीच राइटिंग है, इसमें बहुत लोगों को। पर लेकिन काम आसान नहीं है नरेश, आपको भी पता है कि आप किसी पार्टी में घुस के और उनके नेताओं को, पुराने नेताओं को अगर काम सिखाएंगे और बताएंगे ये रणनीति होनी चाहिए, हमारी रिसर्च ये कहती है, तो जरूर क्लैश तो होगा। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ मानक, कि जो भी 10 स्टेट में मैंने काम किया उसमें हर आयु के लोगों से मेरा काम हुआ। बट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा काम, या जो समझ लीजिए आसान और रिलेटिवली लेस डिफिकल्ट काम, वो बड़े उम्र के लोगों के साथ करने में रहा। क्योंकि वो फ्लेक्सिबल ज्यादा होते हैं। फ्लेक्सिबल तो उतने नहीं होते, बट वो बात को समझते बेहतर है। उनको नब्ज मालूम है कि वो चाहे हमारे चेहरे पे हमें ये नहीं कहेंगे ओह बहुत अच्छा हो गया, बट वो बात को समझ लेते हैं, 2 दिन बाद चाहे उसका जवाब देते हैं। अच्छा, यंग थोड़े से रिजिड होते हैं जो युवा नेता होते हैं,
शायद उनको ये लगता होगा ना कि मुझे भी आता है। नहीं, ये अगर ये मुझे पोल स्ट्रेटेजिस्ट आके बता रहा है कि नहीं आज ऐसा हो रहा है, आज वैसा हो रहा है, बोले मैं भी तो आज ही का नेता हूं। नहीं, उनको कई बार ऐसा भी लगता है इसको क्या आता है। बट ये जो मैंने इन लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस लिया है, इनको लगता है कि बात सुनने की है, और ये लोग ऐसे ही नहीं इतना लंबा समय तो आपके झगड़े हुए हैं पार्टी में अंदर झगड़ा ऐसे नेताओं से जो बदलना नहीं चाहते और जो कहते हैं कि नहीं यार नहीं, ऐसा हमें ज्यादा पता है। नहीं, मेरा काम है जो मुझे ठीक लगता है या मेरी टीम को ठीक लगता है उसको टेबल पे रखना। अगर मैं वो बात रखता नहीं हूं तो मेरा वहां पे कोई मतलब नहीं बैठेगा। नहीं, वो एक घटना आई थी ना डोटासरा जी के साथ। वो डोटासरा जी ने उसको खुद क्लैरिफाई किया था। बट देखिए, विवाद तो होते हैं। राइट। अब जिनके साथ मैंने काम किया है, डीके शिव कुमार के साथ भी डिसएग्रीमेंट होता है, अशोक जी के साथ भी डिसएग्रीमेंट होते हैं। फाइनल कॉल उनका होता है, क्योंकि हर चीज से मेरी एग्री करें जरूरी नहीं है, ना होना चाहिए। बट ये बात मेरे को एक बार बड़े नेता ने बोली थी, जब उनकी मैंने किसी एक ट्वीट का मसला था, डीके शिव कुमार का ही था, तो उन्होंने बोला कि ट्वीट मेरे को करना है। तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उस ट्वीट में, एक मतलब करें तो भी अच्छा, नहीं करें तो भी अच्छा वाली सिचुएशन थी। मैंने कहा ठीक है। बोले नो, आई लाइक व्हेन यू से नो टू मी, नॉट से यस टू मी। तो ऐसे ये एक बहुत सुलझा हुआ आदमी ही ऐसी बात कह सकता है, और जो अपने आप में सिक्योर हो कि भाई मेरे अंदर भी कोई चीज ऐड हो सकती है। गलत होना जरूरी नहीं होता, एडिशन तो हो सकती है ना। आपने हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम किया है, सारे 10 स्टेट्स में आपने कांग्रेस का ही कैंपेन संभाला है अभी तक। तो क्या ये एक सोचा समझा फैसला है कि मुझे कांग्रेस के लिए काम करना है? मानक जी, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि एक के बाद एक वो सर्कल चलता रहा, क्योंकि चुनाव 8 महीने में रहते ही हैं। पंजाब में हम शुरू किया था हमने काम, पंजाब से हम पहुंच गए, वहाँ पे 2 इंचार्ज थे, एक हिमाचल से, एक राजस्थान से। वो एक हिमाचल ले गया हमारे को, एक हमारे को राजस्थान ले गया। ये कौन से साल की बात है? ये है 2016 की 16, बात। ओके। तो वहाँ से फिर हिमाचल से हमारे को किसी ने देखा तो छत्तीसगढ़ ले गए, राजस्थान में किसी ने देखा तो राजस्थान एंगेज कर लिया। तो वो सर्कल, राजस्थान मतलब वहाँ पे जितेंद्र सिंह थे, वो हमारे को असम ले गए, असम में किसी ने देखा तो हमारे को कर्नाटक ले आए। तो वो सर्कल चलता ऐसा रहा कि बीच में कोई ब्रेक नहीं आया। राइट। अभी कर्नाटक के बाद मैं सोच रहा था कि भाई अब जीत गए हैं, बस दैट्स इट, अब थैंक यू, अब कुछ और भी काम जिंदगी में करें। तो बीच में राजस्थान आ गया। तो राजस्थान में अशोक जी का चैलेंज बोल था कि भाई ये कभी किसी ने नहीं किया। हमने कहा ठीक है, हम कोशिश करके देखते हैं। नहीं कामयाब हो पाए, बट मेहनत में कमी कहीं नहीं रही, और विरोधियों ने हमारा ज़्यादा नाम लिया कांग्रेस पार्टी के बनस्बत। बीजेपी ने ज़्यादा श्रेय दिया कि भाई हाँ, मुकाबला अच्छा रहा, हाजी तो बचता है। हाँ, मतलब कहने का कि आपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं, और कोई पार्टी भी अगर आपको अप्रोच करे और आपको काम अच्छा लगे तो आप करने को तैयार हैं। बहुत टैक्सिंग काम है ये, बाहर से लगता है बहुत आसान काम, बहुत पैसा भी है। नहीं, पैसा तो डिजाइन बॉक्स अकेली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे हर प्रकार की रेड हो चुकी है। पैसे वाला मैटर तो अब आप समझ ही ले सकते हैं क्या है। तो इसमें जो काम में जो मेहनत है, 24/7 जॉब। यू कैनॉट स्विच ऑफ योर फोन इवन फॉर अ सेकंड। वो काम चलता ही रहता है, न्यूज साइकिल से ज़्यादा, क्योंकि न्यूज साइकिल तो फिर रात को बुलेटिन छोड़ के निकल जाते हैं कि भाई हाँ, रात को सॉफ्टवेयर चलाएगा, रात को भी कोई घटना होती है तो सुबह हमारे को उसको भी देखना है। कितने पैसे लेते हैं आप एक कैंपेन संभालने के? ज़्यादा नहीं मिलते हैं। कांग्रेस के पास पार्टी के पैसे कम है ना। हाँ, दैट इज ऑल्सो ट्रू। मतलब क्या ये लड़ाई भी अनइवन सी लगती है? बीजेपी के पास बहुत पैसा है, कांग्रेस के पास पैसा नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं। पैसे से चुनाव की हार जीत नहीं होती। नहीं। पैसे से आपको ऐसा लगता है कि पैसे से किसी चीज़ वोट, अगर जनता को आप बात बताने के ऐसे भी तरीके होते हैं। अभी इस बार भी अगर हम राजस्थान की बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के सामने फ्रैक्शन ऑफ मनी स्पेंड किया होगा, पर मुकाबला आपके सामने था और चर्चा भी आपके सामने थी। आपके पास देखिए, आप मीडिया में हैं, आप न्यूज़ साइकिल से देखते हैं, आपको जब तक कुछ ऐसा न्यूज़ वर्दी आइटम मिलेगा तो आप क्यों नहीं रन करेंगे, चाहे कोई भी मीडिया हो। मैं ये बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई मीडिया ड्रिवन एजेंडा रहता है, ऐसा रहता है, वैसा रहता है। आप मीडिया को नैरेटिव सेल करने की ताकत में होनी चाहिए, आपके पास नैरेटिव होना चाहिए। मीडिया में सब चलता है। अच्छा, ये आपने कहा कि आसान नहीं है, इसमें क्या ये भी रहता है कि ऑपोजिशन पार्टी के लिए काम करना आसान नहीं है, क्योंकि रेड्स भी हो जाती है? आपने कहा भी था शायद जब रेड हुई थी कि बदला लेने के लिए हम पर रेड करवाएंगे। ऑपोजिशन पार्टी के लिए काम करना मुश्किल तो रहता ही है, क्योंकि हर प्रकार की प्रताड़ना होने के चांसेस रहते हैं, होती भी है। हाँ, बिल्कुल होती है, बिल्कुल हर प्रकार की हुई है। और चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे एजेंसी रिलेटेड हो, तो वो तो रहती है। कैसे डील किया फिर आपने? अभी तक तो लटकते पटकते पहुंच ही गए यहाँ तक, हम आगे देखेंगे। अगर बीजेपी से ऑफर आएगा तो काम करेंगे उनके लिए? बीजेपी की आवश्यकता ही नहीं है किसी की अभी। आपको लगता है ऐसा? बीजेपी खुद माहिर है, बीजेपी ने खुद के इन हाउस सिस्टम अच्छे से डेवलप किए हुए हैं, और बीजेपी उनके ऊपर उनको यूज़ करके चुनाव लड़ रही है अभी तक, और सफलता भी हासिल कर रही है।
ओह, तो आपको लगता है कि इस समय पोल स्ट्रेटेजिस्ट की जरूरत सिर्फ अपोजिशन पार्टीज को है, जो कि लड़ाई में थोड़ी सी पीछे लग रही हैं? ज़्यादा है, ज़्यादा ज़रूरत उनको है। आपने पढ़ाई तो शायद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की थी? टेक्सटाइल डिजाइनिंग। टेक्सटाइल डिजाइन। फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल्स का था। तो फिर इधर कैसे आ गए? वो टेक्सटाइल्स में मन कभी लगा नहीं था, क्योंकि पिताजी का मन था कि भाई हमारा फैमिली बिजनेस है, तुम इसी में तुम आगे बढ़ो, यही होना चाहिए जैसे सबका होता है। तो बट उसमें मन कभी कम ही लगा, तो फिर बीच में ही छोड़ दी थी वो, और फिर निकल पड़े कुछ ना कुछ निकलने के अपने करने के लिए। आपके चाचा कांग्रेस से एमएलए रहे ना काफी टाइम? पिताजी के बड़े भाई ताऊ जी। ताऊ जी। तो घर में राजनीतिक माहौल देखा आपने? हाँ, बहुत देखा, उससे बहुत प्रभावित हुआ। वहीं से सीखे? सीखा तो नहीं, पर वहाँ से प्रभावित बहुत हुआ। उससे इसमें जाना है? नहीं, ये कभी नहीं होगा इसमें जाना है, बट क्योंकि उस टाइम पे टेररिज्म का दौर था पंजाब में, और टेररिज्म वाज एट इट्स पीक। सो मीटिंग्स जो होती थी बहुत अलग तरह से होती थी। आज तो अब तो लाल बत्ती कल्चर वैसे खत्म हो गया है, नहीं तो बीचे जब तक लाल बत्ती कल्चर था लोग पैसे दे के लाल बत्ती लगवाते थे। तो उस टाइम पे लोग लाल बत्ती उतार देते थे कि लाल बत्ती लगी नहीं होनी चाहिए, कोई देख के गोली ना मार दे। तो इस तरह की राजनीति अपने घर में हमने देखी थी, बट उससे एक जो शौक पड़ा वो था अखबार पढ़ने का रोज। ओके। तो अखबार पढ़े बिना सुबह का नाश्ता नहीं हो पाता था, तो अखबार पढ़नी है। पिता से ज़्यादा अखबार पढ़ने का शौक मुझे हो गया, तो वो फिर एक साइकिल चलता रहा। फिर स्कूल में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट भी लिया, आगे जाके पढ़ाई में पॉलिटिकल साइंस में कुछ करने की कोशिश की। तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, करंट इवेंट्स में इंटरेस्ट था, हिस्टोरिकल इवेंट्स में इंटरेस्ट था। तो इस इंटरेस्ट बिल्डिंग में, पर राजनेता बनने का कभी शौक नहीं बना। तो प्रशांत किशोर तो बन गए राजनेता, पार्टी वार्टी शुरू कर दी उनके बारे में तो वही बता सकते हैं। बट मैं तो जितना ज्यादा इस लाइन में आगे बढ़ा, उतना मेरा दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे राजनेता नहीं बन सकता। इट इज अ वेरी टायरिंग जॉब। इट इज मोर टायरिंग देन व्हाट आई डू। प्रशांत किशोर तो वो देखिए वहां पे पैदल चल रहे हैं, कहाँ उनको इस बात की बिल्कुल धूल फांक रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। इस बात की बिल्कुल श्रेय मिलना चाहिए उनको। ये आसान काम नहीं होता। मैं जिन लोगों के साथ भी काम करके देखा है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, और सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आज की डेट में तपस्या करना जंगल में जाके एक टांग पे खड़ा होना नहीं है। आज की डेट में तपस्या हमारे जैसे लोगों में या हमारे छोटे एज के लोगों में तो नेटफ्लिक्स ना देखी भी तपस्या ही है हमारी जाती। ओपिनियन और एग्जिट पोल पर आपका कोई टेक है? होने चाहिए, बट बताते हैं मूड वो सही? अब तो काफी एक्यूरेट होते हैं आजकल तो। नहीं, अगर आप ऑनेस्टली करेंगे तो बिल्कुल सही बता पाएंगे। और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जाहिर है जब आप स्ट्रेटेजी बनाते होंगे, आई एम श्योर आप भी कंसिडर करते होंगे, यार ये पोल ये कह रहा है, ये पोल ये कह रहा है। क्योंकि हमारा इन हाउस सिस्टम भी है कि हम जिसके अंदर खुद भी सारा दिन यही खुद भी करवाते हैं, खुद सारा दिन यही करते हैं। पहले अभी हम तो ग्राउंड से भी जब रिसर्च करवाते हैं तो आप ये ओपिनियन पोल करवाते हैं? बिल्कुल हमारा कंटिन्यूस रहता है। आप हमारे से वीक ऑन वीक पूछ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कराते हैं? हर कॉन्स्टिट्यूंसी में करते हैं। हम उसको अपने डेटा को बार बार क्रिटिसाइज करते हैं, उसको 3 बार अलग से लाने की कोशिश करते हैं कि आप भी करो। तो आपकी जो ओपिनियन पोल थी चुनाव से पहले, वो क्या कह रही थी? हम नजदीक थे, हम 75 प्लस के आसपास थे, और लगभग 40 सीटें ऐसी थी जो हम 5000 के मार्जिन से मान रहे थे राजस्थान के अंदर, जिसमें 22 सीटें कांग्रेस पार्टी 5000 के अंदर हारी, 9 सीटें 1000 वोट के अंदर हारी। तो नज़दीकी मामले तो उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसमें तो जो देश के सबसे बड़े एग्जिट पोल वाले हैं उन्होंने भी कांग्रेस को पार्टी को राजस्थान दिया था। ओके। हाल के दिनों की सबसे अच्छी स्कीम आपको कोई लगती है? बहुत बढ़िया स्कीम यार ये, क्योंकि आपने कहा ना कि महंगाई राहत कैंप आपने किया, गारंटी राजस्थान में जो 25 लाख का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की योजना है, वहाँ पे वो वर्ल्ड ओवर अप्रिसिएशन उसकी हुई है। और नहीं, किसी और की भी कोई स्कीम पसंद आई है? मोदी जी की कोई स्कीम पसंद आई है? उन्होंने तो एक के बाद एक इतनी सारी लॉन्च कर दी। लोग वोट डाल रहे हैं, लोगों को तो पसंद आ रही है। बेनिफिशियरी वर्ग पूरा खड़ा कर दिया। लोग वोट डाल रहे हैं तो कुछ तो पसंद आ ही रहा होगा लोगों को। आपको भी कोई टच करता है यार ये आइडिया अच्छा है? आई थिंक ये जो 25 लाख वाला बीमा वाला और ये जो योजना राजस्थान में थी ये अच्छी थी। पर फ्रीबीज को लेकर तो बड़ा कंट्रोवर्सी रहती है। बीजेपी कहती है, मोदी जी खुद कहते हैं रेवड़ी है, फिर रेवड़ी बांट रहे हैं। 450 का सिलेंडर बीजेपी ने अनाउंस किया था। पर शुरू तो केजरीवाल जी ने किया था, ये तो मानेंगे। साउथ में कुछ पार्टीज ने पहले किया हुआ था। साउथ में तो 1962 से चला। हाँ, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इसकी शुरुआत टीवी फ्री बांटते होते थे। करेक्ट, टीवी फ्री बांटते। बिल्कुल सही है। पर नॉर्थ इंडिया में तो केजरीवाल जी ने शुरू किया था। इंडिया तो इंडिया है ना, नॉर्थ साउथ क्या है। अगर हिंदुस्तान के अंदर एक जगह पे कुछ अच्छी चीज हुई तो दूसरी जगह पे भी वो अगर आदमी को करना चाह रहा है तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए अगर जनता को फायदा हो रहा है। और देखिए, हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं। अभी 47 तक का एक उद्देश्य खड़ा किया गया, वो बात अलग है। बट सोशलिज्म, वेलफेयरिज्म और सोशल सिक्योरिटी ये सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है। ये वो सरकार उसके लिए फंड्स कहाँ से अरेंज करती है, कहाँ से इनकम जनरेट करती है, ये सरकार की सोच होनी चाहिए। और जनता को जितना आज
अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती क्या? उसको रेवड़ी भी बोला जा सकता है। वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी और हमारी सोशल सिक्योरिटी को तो आपस में कोई मुकाबला भी नहीं। करेक्ट। तो इसमें ये पब्लिक जो टैक्स भरती है, जो सरकार टैक्स इकट्ठा करती है, सरकार अपने लिए तो करती नहीं है, सरकार उसको वापस उसको यूज ही करना चाहती है ना कहीं पे। ऑल राइट, अब रैपिड फायर राउंड जी। इसमें छोटे छोटे सवाल होंगे, छोटे छोटे जवाब देने हैं, बड़े जवाब नहीं जी। ओके, शुरू करते हैं। नरेश अरोड़ा, पहला सवाल, बेस्ट पॉलिटिकल एड या स्लोगन आपको कौन सा लगता है? अपना या दूसरों का, कोई भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आई थिंक महंगाई रात कैंप वाज वेरी गुड। ओके। देश की बेस्ट इलेक्शन फाइटिंग मशीन कौन सी? बीजेपी। अभी तक का बेस्ट इलेक्शन आपका कौन सा रहा है? राजस्थान। जबकि हार गए थे। देश का बेस्ट स्पीकर आप किसे मानते हैं? सबसे अच्छा बोलने वाला, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया हो। देखो, हर भाषा में अलग अलग लोग हैं। आप भाषा बताएंगे तो मैं बताऊंगा। हिंदी? आज की डेट में तो मोदी। मोदी। इंग्लिश? इंग्लिश में पी चिदम्बरम इज अ गुड कम्युनिकेटर। चिदम्बरम, यस। बेस्ट प्रवक्ता आप किसे मानते हैं अक्रॉस पार्टीज? सारी पार्टियों के स्पोक्स पर्सन है ना, उनमें टीवी और अदरवाइज। पवन खेड़ा। पवन खेड़ा। बेस्ट कैंपेनर? प्रियंका गांधी। रियली? क्यों? देखो, एक तो पहले महिलाओं के प्रति लोगों का आकर्षण अलग होता है, और एक करिश्मा है उनमें। करिश्मा है। और प्रियंका गांधी की जो शैली है, वो प्रियंका गांधी इनफॉर्मल कनेक्ट जो क्रिएट करती हैं। देश का सबसे हार्ड वर्किंग नेता कौन है आपके हिसाब से? डीके शिव कुमार। ओह, आप डीकेएस के बड़े फैन हैं, ऐसा लगता है। काम तो उनके साथ बहुत करते हैं। नजदीक से काम किया है। उनके बारे में लोगों की जो धारणा है, वो पब्लिक जो परसेप्शन क्रिएट की गई है, वो उस तरह के इंसान है नहीं। अभी जब उनके पास, अभी आज वो एक जिम्मेदार डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पे हैं, कल आगे चल के अगर वो आगे बढ़ते हैं तो लोग देखेंगे। सीएम बनेंगे? अब ये मैं नहीं बता सकता। सबसे अच्छी बात उनकी क्या लगती है आपको, डीकेएस की? 24/7 पॉलिटिशियन। ओके। सबसे ज्यादा ओपन टू आइडियाज लीडर कौन है, फ्लेक्सिबल? आई थिंक राहुल गांधी। ओके। लगता है आपको कि वो जो भी आइडियाज सुनते हैं उसे सुनते सबकी हैं। सबकी सुनते हैं। सबसे ज्यादा अंडररेटेड लीडर कौन सा है इस देश का, इसको कम करके आंका जाता हो देश में? हाँ। उद्धव ठाकरे। ओह, उनका सही पोटेंशियल कोई नहीं देख पा रहा है अभी। देखिए, जब वो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उस टाइम पे उनकी पब्लिसिटी कम थी, काम का चर्चा ज़्यादा था। आप मुझे कोरोना के टाइम पे कोई एक चीफ मिनिस्टर की बात ऐसी बताएं, या किसी एक नेता की ऐसी बात बताएं जिसने काम किया और प्रचार ना किया हो। ओके। देश का सबसे प्रॉमिसिंग लीडर किसे मानते हैं, जिसका फ्यूचर ब्राइट लगता हो? डीके शिव कुमार। ओके, मतलब आपको लगता है नेशनल स्टेज पर भी डीकेएस का फ्यूचर ब्राइट है? डीके शिव कुमार के नाम से लोग जम्मू कश्मीर में भी उनको जानते हैं कि डीके शिव कुमार है। गांधी की यूएसपी क्या है? गांधी को फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी लोग नाम से जानते हैं। डीके शिव कुमार को भी नाम से जानते हैं कि डीके शिव कुमार कोई नेता है। आप कोई ना कोई आदमी मिल जाएगा हर जगह पे जो जानता होगा डीके शिव कुमार, चाहे वो। क्या वजह है उसकी, क्या लगता है आपको? निडर है। करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स। You have to be courageous, and courageous doesn't mean that you are picking up fights every day. Courageous means that you should be open to new ideas. You should be willing to fail. ओके। Willing to experiment. ओके। नरेंद्र मोदी को 10 में से कितने नंबर देते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर या कैंपेनर के तौर पर, जैसे आप चुनना चाहें? कैंपेनर के तौर पर 9। 9 और पीएम के तौर पर? वो 2024 में जनता की। बहुत बढ़िया। राहुल गांधी को कितने मार्क्स देंगे एक कैंपेनर के तौर पर? 6.5। कहां कमी है? कंसिस्टेंसी। राइट। अरविंद केजरीवाल को कितने मार्क्स देंगे कैंपेनर के तौर पर? 7। गुड 7। अशोक गहलोत? 7। शिवराज सिंह चौहान, जिनके बारे में आपने अभी थोड़ी देर पहले तारीफ की? 8.5। 8.5। भूपेश बघेल, माना जा रहा था इस बार जीत ही जाएंगे? 5।
और डी के शिव कुमार 6.5. एज अ कैंपेनर, ऐसा क्यों? There are rooms of improvement. Rooms of There are rooms of improvement. ओके, अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा और जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। अशोक गहलोत। Fox. ओ, वसुंधरा राजे। उनको तो सोच सोच के आपने सारी स्ट्रेटजी बनाई होगी ना राजस्थान में। Queen. ओह, यू हैव रिस्पेक्ट फॉर हर। कमलनाथ। Era. गॉन बाय। शिवराज सिंह चौहान। मामा जी. मामा जी। भूपेश बघेल। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़. ओके। राहुल गांधी। Future. प्रियंका गांधी। An IPO which never came. बहुत गहरी बात कह दी आपने। लगता है प्रियंका का टाइम अब आ गया है, उनको आगे करना चाहिए नेशनल पॉलिटिक्स में। ये जनता डिसाइड करेगी. अब आपने कह दिया ना आईपीओ विच नेवर केम, उसमें बहुत मायने हैं। चलिए ठीक है, लीव इट एट दैट। सोनिया गांधी। Sacrifice. मल्लिकार्जुन खड़गे। Hard worker. नीतीश कुमार। मौसम विशेषज्ञ. नीतीश को लगता है आगे करना चाहिए, कन्वीनर बनाना चाहिए इंडिया अलायंस में, कोई फायदा होगा? एक पीएम फेस देना चाहिए? आई थिंक ये चर्चा बहुत लंबी हो चुकी है. जब किसी चीज की चर्चा बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है. खत्म हो जाती है। वैसे भी मोदी जी के सामने कोई चेहरा रखने का फायदा नहीं है, शायद किसी को भी रखेंगे आप, वो मुकाबला अनइवन ही होगा। देखिए, हिंदुस्तान ने 2014 से अनकॉन्शियसली एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शनियरिंग एक्सेप्ट कर लिया है. हम वोट तो एमपी के लिए डाल रहे होते हैं, पार्लियामेंट में डाल रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सबकॉन्शियसली ये एक्सेप्ट लोग कर चुके हैं. तो चेहरों की लड़ाई तो होने वाली है, होगी। चेहरों की लड़ाई तो होगी, और आप चेहरों की लड़ाई से भाग नहीं सकते. पर मोदी जैसा चेहरा है भी नहीं, ये तो इसीलिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चेहरे निकल आते हैं आप पर. अब चेहरों की लड़ाई से भागेंगे तो आप उस कौन सा चेहरा देना चाहिए फिर आपके हिसाब से? ये मैं आई एम नॉट ओके, जब कांग्रेस पार्टी हायर करेगी, इंडिया अलायंस हायर करेगा, तब बताएंगे। ओके, ममता बनर्जी। ऑलवेज इन ऑपोजिशन. ऑलवेज इन अपोजिशन। बंगाल में तो उनको कोई हरा नहीं पाता है। वो तो अभी धरने बैठे रहती हैं. अरविंद केजरीवाल। इन क्राइसिस. इन क्राइसिस। प्रशांत किशोर। पोस्टर बॉय. पोस्टर बॉय ऑफ whatever he's doing. ओके। नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर. अमित शाह। प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग. दोनों में से बेटर स्पीकर कौन लगता है आपको? लोग बड़ी तारीफ करते हैं अमित शाह जी की। दोनों का अपना पार्लियामेंट अपना स्टाइल है. Okay. दोनों का अपना अपना स्टाइल है. में। शरद पवार। कहते हैं वो चाणक्य हैं इंडियन पॉलिटिक्स के, उनके जैसा पॉलिटिकल माइंड किसी के पास नहीं है। इनमें और अमित शाह में बड़ी तुलना होती है। आई थिंक ही इज नॉट एज इंटरेस्टेड नाउ. बेस्ट पॉलिटिकल माइंड आपके हिसाब से कौन है फिर नेताओं में आज की डेट में? जो बेस्ट पॉलिटिकल माइंड होते हैं ना, वो दिखते कम है. पीछे रहते हैं, जैसे अहमद पटेल थे। ओके। तेजस्वी यादव। पोटेंशियल. कन्हैया कुमार। अंडर अचीवर. राइट। ज्योतिरादित्य सिंधिया। महाराज। मैंने इसलिए पूछा, सारे छोड़ गए ना कांग्रेस को, राहुल गांधी को एक एक करके सारे बड़े लिस्ट छोड़ गए। आते जाते हैं लोग, जाते रहते हैं. भजन लाल शर्मा। लिविंग अ ड्रीम. सरप्राइज था आपके लिए जब उनको सीएम बनाया? सबके लिए था. है ना? मोहन यादव। उनका भी नाम किसी ने नहीं सुना था। मोहन यादव का नाम तो नहीं सुना था, पर मोहन यादव को फिर भी लोग जानते थे. भजनलाल शर्मा वॉज द फर्स्ट टाइमर. इनफैक्ट बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं वो तो एक बार. स्टार्टिंग उन्होंने वहीं से की थी. बट मोहन यादव हैज बिगर शूज टू फिल. राइट, जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना, नए रूल लिखे जा रहे हैं. बिगर शूज टू फिल. लगता है आपको ये बीजेपी ने एक नया रूल लिख दिया है अननोन लोगों को सीएम बनाने का?
क्या स्ट्रेटजी लगती है इसके पीछे? बीजेपी ने देखिए ये जो इस बार जो सीएम बनाए हैं उससे बीजेपी ने रूल्स तो नए लिखे ही हैं, मैं आपको कह ही रहा हूँ, बट उसमें उन्होंने जो उनका काडर है, जो उनका काडर तो है वो काडर बेस्ड है और 10 साल से सत्ता में, तो 10 साल में भी लोग उकता जाते हैं, 10 साल में भी एजिंग होती है, तो एजिंग काडर मैं मानूंगा उनका, लीडरशिप नहीं, क्योंकि लीडरशिप तो सत्ता में है, वो हमेशा जवान रहेगी। काडर जो होता है उसको तो हर एक को तो कुछ मिल नहीं रहा, बहुत चंद लोगों को कुछ मिलता है, बाकियों को उम्मीद रहती है। उस एजिंग काडर को उन्होंने एक होप दी है और मैं इस बात को बहुत सराहना करता हूं कि उसके ऊपर पीछे और जितने मर्जी राजनीतिक मंशाएं हैं उस पर नहीं जाता, बट एक बार अपने एजिंग काडर को उन्होंने बता दिया है कि कुछ भी हो सकता है। आपने राजस्थान में अशोक गहलोत और कांग्रेस का कैंपेन संभाला, क्यों हार गए, क्या हुआ वहां पर? राजस्थान का इतिहास रहा है कि राजस्थान में कभी भी सरकार लौट के आती नहीं है और कांग्रेस पार्टी जो इस बार भी चुनाव लड़ रही थी वो एक इतिहास को बदलने वाला चुनाव लड़ने की कोशिश थी और उस कोशिश के अंदर कांग्रेस पार्टी का कैंपेन रहा हो, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी रही हो, इतनी असरदार रही कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार से 16 लाख वोट ज़्यादा लेके आ पाई राजस्थान में, जो कि आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ। कोई भी पार्टी जीत हारती है जब, तो उसका पिछली बार से भी पोल प्रतिशत कम हो जाता है, कांग्रेस का बढ़ा। और वैसे भी ये एक परंपरा रही है ना कि जो पार्टी 5 साल रहती है वापस नहीं आती, लेकिन हाल के 6-8 महीने में चुनाव के पहले ऐसा लगा कि अशोक गहलोत वापस आ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, क्या यही आप अपनी कामयाबी मानते हैं कि आपने कम से कम एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई और ऐसा एक नैरेटिव बनाया कि सबको लगने लगा कि इस बार परंपरा टूट भी सकती है? मैं इसको कामयाबी नहीं मानूंगा। कामयाबी तो तभी रहती कि अगर चुनाव जीत के आते हैं, बट कांग्रेस पार्टी वहां पे सशक्त विपक्ष बनाने की जो है वो कर पाई, ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा परिणाम रहा होगा, बिकॉज कांग्रेस पार्टी ये अपेक्षा नहीं कर रही होगी कि कांग्रेस पार्टी इतना काम वहाँ पे कर पाएगी, खासकर जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रिजल्ट भी देखे जाएं तो। बट वहाँ पे जो परंपरा रही है वो परंपरा रोटी पलटने की कोशिश थी कि हमारी वो रोटी पलटने की परंपरा को तोड़ा जा सके, रोका जा सके, और उसी के लिए 1 साल लग के वहाँ पे कोशिश की गई, बट कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ कमी रह गई होगी। आप सरप्राइज हुए थे? आपको लगा कि ये क्या हो गया, ऐसा तो हमने नहीं सोचा था? नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि सरप्राइज हुए थे, हम मानते थे कि नज़दीकी मामला है। ओके। और उसके अंदर एक फैक्टर तो काम करता नहीं, चुनाव में बहुत फैक्टर काम करते हैं, आपके जो कुछ कंट्रोल में रहते हैं और कुछ आपके कंट्रोल में नहीं रहते। जैसे और वैसे भी जब तीनों स्टेट्स हारे आप, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो जाहिर है कि कुछ तो ऐसा जमीन पर चल रहा था जो तीनों स्टेट्स में कॉमन था। विश्लेषक बोलते हैं कि वो था मोदी फैक्टर, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी तीनों स्टेट्स में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाई। देखिए मानक जी, मैं बाकी 2 स्टेट्स के बारे में तो नहीं कह सकता, बट राजस्थान में ऐसा मुझे नहीं महसूस हुआ कि कांग्रेस पार्टी बहुत दूर थी। कांग्रेस पार्टी एक रोटी पलटने की वहाँ पे जो परंपरा है उससे लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी अदरवाइज सारे फ्रंट्स पे आ गई थी। अब कांग्रेस पार्टी के कोई भी पहलू उठाकर देखें कैंपेन का, चाहे उसके अंदर राजनीतिक पहलू रहे हों, चाहे उसके अंदर प्रचार के पहलू रहे हों, कांग्रेस पार्टी हर पहलू में आगे ही रही। क्या सचिन पायलट के साथ जो झगड़ा था अशोक गहलोत का, उसने हरवा दिया क्या? नहीं, सचिन पायलट भी पार्टी को जिताने की ही कोशिश कर रहे थे। सचिन पायलट ने भी खूब प्रचार किया, पर 2-3 साल तो खूब लड़े ना। अब सबकी नाक जो पार्टी के अंदर जो अंदरूनी मामले रहते हैं उस पर मैं टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा, बट कांग्रेस पार्टी के जिताने के लिए सचिन पायलट ने भी जोर लगाया है, ऐसा नहीं कि आखिरी के कुछ महीनों में लगाया है, ये बात सही कह रहे हैं। बाकी 2 स्टेट्स पर आप नहीं कमेंट करना चाहेंगे? एमपी, छत्तीसगढ़ क्यों हार गए? मैं आपको एक आपका असेसमेंट वैसे ही पूछ रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश में काम तो नहीं कर रहा था, बट जो मध्य प्रदेश दूर से जितना भी देख पा रहा था अपने चुनाव प्रचार के दौरान, मैं मध्य प्रदेश पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट था बीजेपी जीतने की रादर देन राजस्थान में। ओह, क्योंकि आपको लग रहा था बीजेपी एमपी जीतने वाली? मैं ये सबको बोला भी था। जितने भी लोग मध्य प्रदेश से के चुनाव प्रचार से जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स भी थे, और जब मेरे से पूछते थे कि मध्य प्रदेश के बारे में बताएं, तो मैंने उनको बोलता था कि मैं राजस्थान से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मध्य प्रदेश पे। ऐसा क्यों लग रहा था आपको? देखिए, राजस्थान बीजेपी जीती क्यों, जो भी अलग फैक्टर्स नहीं हो, सेंट्रल फैक्टर्स हैं एक्सेट्रा, उसके अलावा 1-2 बातें जो आज पब्लिक देखना चाहती है वो है कि आप वोट पाने के कितने इच्छुक हैं, भूख कितनी है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उस वोट के लिए, आप कितना उस वोट को जीतना चाहते हैं। वोट देने के लिए जो इस टाइम पे वोटर है, जो वो अपने आप को मान के चलता है कि ये वोट मेरा एक बहुत अहम वोट है और इसको आपको हासिल करना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं किसी को वोट दूंगा। और वहाँ पर दिख रहा था दूर से कि एक शख्स या एक पार्टी
ज़्यादा मेहनत कर रही थी, जो मीडिया में दिख रहा था या जो हम देख रहे थे दूर से, क्योंकि ग्राउंड पे तो नहीं थे ना, हमारे पास डेटा था, बट मेरे को दिख रहा था कि इसमें बीजेपी की वहाँ पे वापसी होने के चांसेस हैं। और फिर कुछ विश्लेषकों से बात हुई, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में आपने एक आदमी कहा, आप शिवराज जी की बात कर रहे हैं या मोदी की बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने काफ़ी मेहनत ग्राउंड पे की है। और जिस इमोशनल कैंपेन की बात हो, क्योंकि देखिए मानक जी, वोट्स आर ऑलवेज फॉर इमोशंस, मैं मानता हूँ। वोट्स आर नेवर फॉर रीजंस। कारण से वोट नहीं पड़ता, इमोशन से जुड़ा होना चाहिए, चाहे वो किसी आइडियोलॉजी से हो, चाहे उसको कुछ पाने से हो। अगर आप इमोशंस को इवोक करने की सिचुएशन में हैं, जो भी आज राजनीति चल रही है या उससे पहले भी राजनीतियां चली हैं, उसके अंदर इमोशन किसी के साथ अगर आपका जुड़ा हुआ है तो वोट आपका जा नहीं सकता, छटक नहीं सकता। बट आपको उसको हासिल करने की मेहनत अब ज्यादा करनी पड़ती है। ओके, अब आपने 10 स्टेट्स में कांग्रेस का कैंपेन अब तक संभाल लिया है, जो कि 4-5 साल में काफी होता है, काफी अनुभव हो गया आपको कांग्रेस के साथ काम करने का। अभी हाल के 5 असेंबली इलेक्शन जो हुए, उसमें कांग्रेस एक जीती, तेलंगाना, और बाकी हार गई। ये 3 स्टेट्स, खासतौर से एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां बहुत उम्मीद थी कांग्रेस को कि शायद 1 या 2 स्टेट्स वो जीत जाए, 24 के इलेक्शन से पहले मोमेंटम बन जाता। आपको लगता है कांग्रेस को झटका लगा है उसके कैंपेन को? परसेप्शन में तो फर्क पड़ता है, ये तो बात माननी पड़ेगी। परसेप्शन में फर्क पड़ता है, और खासकर जहां पे कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है, जो हिंदी हार्टलैंड जिसको बोला जाता है, हिंदी भाषी राज्य जहां बोले जाते हैं, जिनको कहा जाता है, उसके अंदर एक परसेप्शन का बैटल कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। अगर कांग्रेस पार्टी इन 3 स्टेट्स में से 1, 2 या 3 अगर जीत के आती तो डेफिनेटली इसका कांग्रेस को फायदा होता। बिल्कुल होता। पर पिछली बार तो नहीं हुआ था, पिछली बार तीनों जीती थी, फिर भी 19 में हार गई थी पूरी तरह से। ये आप वोटर क्या करने वाला है 24 में, ये वोटर बताएगा 24 के चुनाव पे। बट जो पार्टी लड़ने वाली होती है, उसका कॉन्फिडेंस जो बूस्टर है, वो इस चुनाव को जीतने से। पिछली बार भी अगर कांग्रेस पार्टी 3 स्टेट जीती थी तो उसमें राहुल गांधी की अध्यक्षता में वो स्टेट्स जीत के आए थे। तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग था कि हम और मेहनत करें, और मेहनत ही आप कर सकते हैं, आपके हाथ में मेहनत करना ही है, कुछ भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू सो मच, बढ़िया खेला आपने। रैपिड फायर। थैंक यू नरेश, थैंक यू दिलचस्प इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच।